हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 7 मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये पिक किया गया है। लेक्चर से स्टार्ट करूं इसके पहले जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। कुछ बच्चों का पर्सनल मैसेज आया था सर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, काफी डिफरेंट पेपर सेटअप किया गया हमारे कॉलेज में, तो इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो कॉलेज में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है तो कॉमन सी बात है, सिलेबस आपने नहीं कंप्लीट किया तो जो भी टीचर्स प्रोफेसर सर हैं आपके वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो पेपर नहीं सेटअप करेंगे। कॉमन सी बात है, जो कॉलेज में अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में आप लोग पढ़े तो ये इतना तो आप लॉजिक लगाओ कि आपके कॉलेज में जब सिलेबस नहीं हो पाया तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो आप सेटअप नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो वहां पे टीचर्स ने क्या किया, जितना सिलेबस कराया उतने में से क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, तो ये जो पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया हूं। जैसे मॉड्यूल 1 में जो बच्चों का एंडिंग टाइम पे देखा उन्होंने वीडियो प्लस मुझे पर्सनल मैसेज किया, मैंने बोला अगर आपके कॉलेज में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करा के दिया तो फिक्स क्वेश्चन देता हूं मैं, 2 से 3 ही क्वेश्चन दिया मॉड्यूल 1 का। जैसे कौन सा सर, ट्रेड साइकिल का फीचर्स एंड फेसेस पढ़ लो, कंपल्सरी बनता है। सेकंड हमारा सेज लॉ का क्वेश्चन कंपलसरी, 2 क्वेश्चन कंपलसरी दिया। बट एक स्टूडेंट ने पेपर मेरे को क्वेश्चन पेपर सेंड किया तो पता चला ना सेज लॉ है ना ट्रेड साइकिल है। तो मतलब ऐसे ऐसे पेपर सेटअप किए गए हैं। तो सेटअप इसलिए किए गए क्योंकि आपके कॉलेज में ट्रेड साइकिल का लेक्चर हुआ नहीं है, सेज लॉ पढ़ाया नहीं है, तो उन्होंने सेटअप कर दिया भाई पहला टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैं गारंटी बोलता हूं जिसके कॉलेज में ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है तो उनके कॉलेज में मैक्रो इकोनॉमिक का क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वही बनेगा। तो ये जो बच्चों के माइंड में कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्लियर कर लेना आप लोग कि अगर कॉलेज में सिलेबस नहीं है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाओ। सिलेबस में अगर ये टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो टॉपिक आपका कराया गया तो दिन पहले आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप फॉलो करना। इन्फ्लेशन जिसके कॉलेज में हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनेगा इन्फ्लेशन। इसके पहले हैशटैग नंबर 6 आया था कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन का नोट्स रेडी है, नोट शेयर कर दिया जाएगा। जितना बोला जा रहा है उतना ही लिखो। देखो एंडिंग टाइम पे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, तो आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने, नोट्स रीड डाउन कर लेना, टेक्स्ट बुक अदर कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। सेकंड चीज 10 मार्क्स का है तो सर कितना लिखने का है हमको, तो कितना लिखना है तो उसमें से आधे नहीं, मैं बोलता हूं 70% काम यहां करके दियो, 30% आपको करना है नोट्स में से पढ़ के। सर क्या करना है, टॉपिक स्टार्ट कैसे करना है, तो फर्स्ट आपका मीनिंग पार्ट आ जाता है। सर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी हैशटैग 7 में बता चुका हूं। इन्फ्लेशन मींस कॉमन जो लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं महंगाई। महंगाई किसको मैं बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा जब इसकी प्राइसेस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ने लगेंगी, बराबर है, हमारी परचेजिंग पावर हो जाएगी कम, परचेजिंग पावर हो जाएगी कम, इसी को तो बोलते हैं महंगाई। मतलब मार्केट में कोई सामान की कीमत कंटिन्यू बढ़ रहा है और मुझे उसकी खरीदने की हैसियत धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, महंगाई। क्लियर। हाँ सर सिंपल। नहीं तो आप समझ सकते हो जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, भाई पहले पेट्रोल कम था तो मैं क्या करता था 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर भराता था। अब देखा रहेगा पेट्रोल पंप पे प्राइसेस हाई हुए तो कोई 50 का भरा रहा है, कोई 100 का भरा रहा है, इस तरीके से चल रहा है। नहीं तो पहले हर कोई ज्यादा क्वांटिटी में भराता था। बिल्कुल सर यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई कि उतने 1 ही लीटर है उसकी प्राइसेस बढ़ रही है, बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब होता है महंगाई बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग पावर में कमी दिखाई देती है। ऐसा आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, ठीक है सर। मीनिंग में शॉर्ट में लिखा हूं उतना ही लिखना है, नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दूंगा वहां पे आप लोग कर लेना। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर देयर इज ए कंटिन्यूअस, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मेंशन किया, राइसेस इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस लेवल है वो कंटिन्यू क्या दिखेगी आपको, उसमें इंक्रीमेंट दिखेगा। एंड फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक रहेगा। परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमारी कम होती है, जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंक्रीमेंट होती है। कुछ तो डिफाइन दिया, डिफाइन इसलिए 2 3 4 5 रखा हूं, नोट्स में 5 रखा हूं। किनके डिफाइन है, इजी, और सबका रिलेशन इसी टॉपिक से है। भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन में ये बोल सकता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कंटिन्यूअस बढ़ने लगेंगी। एक चीज तो ये बोल सकता है, ये लॉजिक से तो यही समझ में आ रहा है। सेकंड चीज हमारी परचेजिंग पावर जो होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। बिल्कुल सर, जो
जो गुड्स की वैल्यूएशन है वो हाई होती है। मतलब सर मुंबई वाले हो भाई, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले हो तो इतना तो पता होगा, पहले वड़ा पाव आता था 5 रुपए का, बिल्कुल सर, आज आ रहा है 12 का, 15 का, 20 का, कहीं कहीं दिख रहा है आपको। वड़ा पाव जो उसकी साइज है वो तो आपको उतना ही मिल रहा है जितना 5 में था। और अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, जो वड़ा पाव में गुड्स है उसकी वैल्यू बढ़ गई है भाई, मनी की वैल्यू कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल है, जो पहले से आपको पता होगा, मुंबई वाले तो पहले से पता होगा इस तरीके से, मतलब आपने देखा रहेगा, पांच ही का चीज है ना भाई, पहले 5 में था तो भी वही साइज में था, और आज 12, 15, 20 जितने में भी मिल रहा है उतना ही साइज मिल रहा है। तो सिंपल सा सब डिफाइन का वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग डिफाइन की बात करते हैं तो पॉल सैमुअल्सन का बहुत ही सिंपल सा डिफाइन था, जैसे कि मीनिंग कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं कि प्राइसेस हमारी क्या होने वाली, इंक्रीमेंट होने वाली, जनरल प्राइसेस लेवल हमारी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर हमारी कम होगी। इसका मतलब ये होता है सर कि जो मनी की वैल्यूएशन है उसमें कमी दिखाई देती है। बराबर है सर, बिल्कुल है। चलिए डिफाइन देते हैं। पॉल सैमुअल्सन पहला डिफाइन है। डिफाइन देखो 4 से 5 आपको नोट्स में शेयर किया गया है, आपको क्या करना है 2 से 3 डिफाइन लिख देना। क्यों सर 2 से 3 डिफाइन क्यों लिखना है, तो मेरा सजेशन है कि डिफाइन आपके है बहुत ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो याद करना समझने में काफी ज्यादा इजी है। चलिए बात करूंगा राइस इन दी जनरल प्राइस लेवल, मतलब इनका सिंपल सा कहना था भाई कि जनरल प्राइस लेवल में अगर कंटिन्यू इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है तो उसी को मैं बोलूंगा इन्फ्लेशन है। सेकेंड, हैरी जी जॉनसन का क्या कहना था, इन्फ्लेशन इज अ सब्सटेंस राइसेस इन द प्राइस। मतलब घूम फिर के अगर मैं बात करूं तो इन शॉर्ट सबके मीनिंग मींस जो भी डिफाइन का कॉन्सेप्ट है एक ही लॉजिक निकल के आ रहा है कि मतलब कंटिन्यू प्राइसेस जो बढ़ते रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जी क्रोथर का क्या डिफाइन था, इन्फ्लेशन इज स्टेट्स इन विच the value of money is falling। यहां ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूजन में आएंगे, क्या बोला उन्होंने, वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था भाई कि 5 रुपए का जो वड़ा पाव पहले था आज वही चीज 12 में हो रहा है, तो मतलब सर कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, मनी की वैल्यूएशन में कमी दिखाई दे रही है आपको, मतलब सर दैट इज प्राइस राइसेस, मतलब प्राइस बढ़ा है, जो मनी की वैल्यूएशन है वो कम हो गई है। मतलब वही सेम क्वांटिटी, वही सेम साइज, वही सेम क्वांटिटी आपको पहले 5 में था और आज के टाइम पे वही सेम कितने में मिल रहा है सर, 12 में हो रहा है। इसका मतलब क्या सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस जो भी वैल्यूएशन है मनी का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लास्ट हमारा अगर और पढ़ना चाहते हो पेगू का, तो वो भी क्या बोल रहे हैं, व्हेन मनी इनकम इज एक्सपांडिंग मोर देन इज द प्रोपोर्शनेट टू इनकम अर्निंग एक्टिविटीज। मतलब हमारे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपांड जो भी मनी इनकम हो रहा है उसमें मींस सिंपल सा बोल सकते हो भाई खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, और जो भी कंपेयर टू प्रपोर्शन किसके सर, इनकम के, मतलब जितना मैं कमा रहा था उससे ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो इसका मतलब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सर इसको कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन पार्ट जिसके सिलेबस में आ रहा है मींस कराया गया उनके कॉलेज में, तो इन्फ्लेशन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट हमारा एक तो कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, 2 कारण है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपका बनेगा, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, देखिए आप 10 मार्क्स का जो भी आपका आंसर रहता है मिनिमम 3.5 पेज का जाना चाहिए। आपके बोर्ड मींस जो भी आप पेपर लिखोगे मिनिमम बता रहा हूं 3.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है। तो सर 3.5 पेज कैसे कवर होगा, कुछ बच्चे जो एंडिंग टाइम पे देख रहे हैं वो तो टेंशन में आ जाएंगे, सर 3.5 पेज कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका मीनिंग इंट्रोडक्शन डिफाइन वाला पार्ट 1 पेज पे होता है, होना चाहिए 1 पेज पे। प्रेजेंटेशन जैसे नोट शेयर किया आप देख सकते हो कि मीनिंग डिफाइन अदरवाइज इंट्रोडक्शन आप ऐड करो तो 1 पेज का हो जाएगा। सेकंड पेज पे हमारा ये सिर्फ डायग्राम होता है, मतलब 1 पेज पे सिर्फ हमारा डायग्राम ही होता है, 2 पेज का हुआ। देन जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब अगर मैं सब पॉइंट्स में 1-1, 2-2 पॉइंट भी लिख देता हूँ, 1-1, 2-2 सेंटेंस भी ऐड करता हूँ ना, तो भी हमारा 3.5 पेज आराम से हो जाता है कंप्लीट। ज्यादा ही जाएगा, अगर ज्यादा डिटेल लिखेंगे और ज्यादा जाएगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे उसका मैं सॉरी 1 से 2-2 सेंटेंस भी लिख रहा हूँ तो इजिली हमारा उतना कवर हो जाएगा। फर्स्ट डायग्राम इस तरीके से बना देना। सर डायग्राम क्या, डायग्राम ही तो मेन है, डायग्राम समझो तो आपका आंसर आ गया। सर क्या था, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहले तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, सेकंड हमारी फिजिकल पॉलिसी है, थर्ड हमारी अदर्स पॉलिसी है। आज हम लोग अदर्स पॉलिसी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉलेज मींस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मींस उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, 2 पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछी जाती है आपको
ज्यादा करके। सर मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, किस बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, एंड फिजिकल पॉलिसी हमारी क्या होती है, सिर्फ हम लोग 12th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं, एग्जैक्ट हमको उसका लॉजिक नहीं पता क्या पॉलिसी है वो। तो मैं शॉर्ट में देखो लिखा हूं यहाँ पे, शॉर्ट में काफी कॉन्सेप्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी नाम ही बता रहे भाई, मनी मींस मॉनेटरी जो वर्ड है मनी से ही डिराइव्ड हुआ है ना, मींस मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी ली जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है सर, ये किस बेस पे डिसाइड है, तो ये आरबीआई डील करते हैं, मींस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डील करेगा इसके साथ। क्या चीज है सर, मेन कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन सी चीजें जिसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी डील करेगी। एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होता है, सेकंड हमारा मनी सप्लाई पे होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई चाहती है, गवर्नमेंट हमारी चाहती है कि मनी सप्लाई कम किए जाए, क्योंकि मनी सप्लाई अगर आप ज्यादा करते हो तो आपने डिमांड पुश इन्फ्लेशन देखा है, अगर हर किसी बंदे के पास पैसा आएगा तो कॉमन सी बात है प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। मतलब अगर 10 लोग के पास पैसा है तो कॉमन सी बात है जब सबके पास पैसा रहेगा तो प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। तो यहां पे इसलिए लोग चाहते हैं मनी सप्लाई में कमी दिखाए, एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जो आप लोन ले रहे हो, जो आप क्रेडिट ले रहे हो उसकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट आप कर दो, मतलब उसकी रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करोगे तो कॉमन सी बात है लोग पैसा लेने के लिए सोचेंगे, तो भी मनी सप्लाई में ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या दिखाई देगा आपको, कमी दिखाएगा। बिल्कुल सर सही लॉजिक चल रहा है। तो इसमें हमको दिखाई देते हैं दो पार्ट, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा आपका, ठीक है, बट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, ध्यान रखना नहीं है बट फिर भी रिप्रेजेंट करना। दो मेथड होते हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव आपके मेथड में, इसलिए बता दो सर ये क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, नाम ही बता रहा है, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। आपको दोनों का बहुत ज्यादा कुछ समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं, सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ क्या है इसमें सर क्वांटिटी मेथड में क्या दिखता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में सर बैंक रेट है, बैंक रेट का क्या रिलेशन है, बैंक रेट से मनी सप्लाई को कैसे कम कर सकते हैं, क्या लॉजिक है। तो मैंने बताया भाई बैंक रेट कर दूंगा मैं हाई, आप लोन लेने आए तो 10% था तो मैंने इसको बढ़ा के 18% कर दिया, तो मुझे भी पता कि 18% कर दिया तो जिसको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होगा वही लेगा, बाकी जो लोग प्लान कर रहे थे तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या कर दिया कि बैंक रेट को उसको इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ सर कॉमन सी बात है, चाहे वो आरबीआई ये रूल फॉलो कर सकती है। आरबीआई ने क्या किया, जो लोन दे रहे थे हमारे कॉमर्शियल बैंक को रेट बढ़ा दिया, या फिर कॉमर्शियल बैंक ने पब्लिक को मींस क्या किया, रेट बढ़ा दिया। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लेके आते हैं भाई कि आप हमारे बैंक को मींस आप हमसे अगर पैसे ले रहे हो तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, हाई कर देंगे। हाई कर देंगे तो जो पब्लिक, जो लोग, जो बैंक सोच रही थी भाई इतना लेने के लिए पैसा, वो क्या करेगी, कम कर देगी। बिल्कुल सर कम कर देगी, मींस मनी सप्लाई पे क्या दिखा, कंट्रोल दिखा कि बैंक रेट इंप्रूवमेंट कर दिया। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ शॉर्ट में बोलते हैं, सेल शॉर्ट में लिखा हूं देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब यहां पे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी सेल करती है, सेल करेगी, हाँ सर बिल्कुल करेगी। जब सेल करेगी तो लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेगी, कलेक्ट करके अपने पास रख ली। इसमें मतलब हो गया कि वो अपने मींस पब्लिक का पैसा लेके क्या कि अपने पास होल्ड कर ली। इन्फ्लेशन के टाइम ऐसा की जाता है, स्पेशली सेल किया जाता है सिक्योरिटीज को। मतलब सिंपल सा लॉजिक किया, पब्लिक को क्या बोले, भाई आ जाओ हमारे डिबेंचर्स, हमारे बॉन्ड्स, हमारी सिक्योरिटीज हमारी परचेज कीजिए, आप परचेज कीजिए और पैसे लाइए। पैसे लाएंगे तो आप लोग के पास से मींस पब्लिक के पास से जो पैसा था वो ले लिए। एंड ओपन मार्केट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है जब आपकी सेल्स हो रही सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, आप लोग का पैसा लिया और सिक्योरिटी मींस जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो दिया वहां पे, तो आप लोग का पैसा हमारे पास आ गया, तो मनी सर्कुलेशन यहाँ पे भी आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मींस हमारे पास ही पैसा पड़ा रहेगा। लास्ट सर क्या है, वेरिएबल रिजर्व रेशो। इसमें दो चीज हमारी होती है जिसको शॉर्ट में VRR बोलते हैं। इसमें हमारा दो होता है, एक तो CRR, एक तो SRR। सर CRR बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर CRR क्या होता है। अब आपको भी पता है जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है और कॉमर्शियल बैंक के जो भी बैंक के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाती है। तो आरबीआई ने क्या बोला कि भाई जितना, मान के चलो एग्जांपल समझो आप, जितना आपका कलेक्शन आएगा मींस डिपॉजिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज आपको हमारे पास रखना पड़ेगा, ठीक है सर। जैसे मान के चलो 10% रखना पड़ेगा, जो भी आपका कलेक्शन आता है उसका 10% आप हमारे पास डिपॉजिट कीजिए। बिल्कुल सर। तो उसने क्या किया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसने बोला अब 10% नहीं, अब आपको 15% हमारे पास रखने पड़ेंगे। तो 15% उनसे ले लिया, तो मतलब 5% एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं और अपने पास रख लिया। तो सर जो 5% एक्स्ट्रा लिया तो उससे मनी सप्लाई आपकी कम हो गई, बिल्कुल कम होगी। मतलब मनी सप्लाई को
कंट्रोल करना है तो क्या करो आप, जो CRR है उसको इंक्रीमेंट कर दो। मतलब जहां पे आप सिंपल सा CRR का लॉजिक है, कॉमर्शियल बैंक अपना कुछ पैसा देगी, किसको, सेंट्रल बैंक को देती है, मींस RBI को देगी, तो RBI उसमें इंक्रीमेंट कर देगी, 10% की जगह 15 कर दी, 20 कर दी, तो कॉमन सी बात है वो जितना एक्स्ट्रा बढ़ाए उतना मनी कंट्रोल इनके हाथ में है। मतलब कॉमर्शियल के हाथ में अगर मान के चलो 100 रुपए आ रहा है तो 20 रुपया इनको सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा, वो 80 रुपए के साथ ही चलेंगे, 20 रुपया इनके पास आ गया। सर SLR का है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक जो हमारी होती है, कॉमर्शियल बैंक से कुछ पैसा तो ली, जो हमारा CRR है उसमें इंक्रीमेंट किया तो मनी कंट्रोल हो गया। सर SLR क्या होता है, SLR मींस बैंक क्या बोलती है, सेंट्रल बैंक क्या बोलती है कॉमर्शियल बैंक को, जो भी आपके पास डिपॉजिट आएगा सबको क्रेडिट मत देते रहो भाई। आपके पास 100 रुपया कलेक्शन आया, 20 रुपया आपने मुझे दिया, 80 रुपया आप सब क्रेडिट मत दो, आपके पास कुछ पैसा डिपॉजिट में पड़ा रहना चाहिए, कुछ पैसा डिपॉजिट में पड़ा रहना चाहिए। तो मान के चलो कि 10% का उनको रूल दिया था, तो वो लोग 10 रुपया क्या कर रहे थे, अपने पास डिपॉजिट कर रहे थे, तो उन्होंने में सेंट्रल बैंक ने क्या बोला भाई 10% या 20% आप अपने पास रखो। तो इसका मतलब होता है कि अब उनको 20% मतलब 20 रुपए रखने ही रखने पड़ेंगे। मतलब 100 रुपए जो आता था डिपॉजिट में, 20 हमको दे दो CRR और 20 अपने पास रखो, ये तो कंपलसरी रखना ही रखना है आपको। और बाकी जो 60 रुपए बचेंगे, 60 रुपीज बचेगा, उसके साथ आप क्या करो, जो भी आपको करना है वो करिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं CRR या SLR दोनों को इंक्रीमेंट कर देता हूं तो कॉमन सी बात है भाई, बैंक के पास ऑप्शन की कमी दिखाई देगी, जो पैसा था उस पर थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकता हूं, कौन, सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव में याद रखना कितने से है सर, 3 है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाया हूं। नोट्स रेडी है, जो बच्चों को नोट्स चाहिए नोट शेयर कर दिया जाएगा। नोट्स मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट समझना, तुरंत नोट्स एक बार सिर्फ रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर थोड़ा सा फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताइए। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जब गवर्नमेंट हमारी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को लेकर कोई पॉलिसी बनाती है तो हमारा फिजिकल पॉलिसी के अंडर आता है। सिंपल सा है, बहुत हार्ड लेवल कुछ नहीं है, बस नाम सुनते आ रहे थे बट लॉजिक नहीं पता था, तो सिंपल हो गया कि जब गवर्नमेंट हमारी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज लेके आ रही है, तो हमारी होती है फिजिकल पॉलिसी। सर इसमें कितने पॉइंट्स है, तो आपके सिलेबस में फिलहाल तो 4 ही पॉइंट है। एक तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो ये बोलते हैं भाई अगर मनी कंट्रोल बनाए रखना है, उसमें इन्फ्लेशन में कमी दिखाए, तो मैं टैक्स रेट को क्या कर दूंगा, हाई कर दूंगा। टैक्स रेट हाई करूंगा तो मतलब जो टैक्स का पैसा मेरे पास ही तो कलेक्ट होगा, मेरे पास कलेक्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, टैक्स को अपने पास रोक सकता हूं। बिल्कुल सर हो सकता है, रोक सकता हूं, रोक लेंगे वो। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि मतलब इनडायरेक्टली घूम फिर के हो रहा है कि मनी सप्लाई अपने पास लाने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स रेट को हाई किया। टैक्स रेट हाई किया तो मतलब टैक्स इस पे जैसे मान के चलो 2 रुपया टैक्स है, उन्होंने बढ़ा दिया। अब मुझे तो भाई ये लेना ही है, तो इसका टैक्स गवर्नमेंट को 3 रुपए 4 रुपए जो भी है वो जाने वाला है। तो गवर्नमेंट इससे क्या करेगी भाई, उनका मनी सप्लाई थोड़ा सा कमी हो। कमी कैसे होगी कि टैक्स अब उनके पास ज्यादा जा रहा है, टैक्स ज्यादा जा रहा है। सेकंड चीज होता है कंपलसरी सेविंग स्कीम लेके आ जाएंगे। वो बोलेंगे जैसे सिंपल सा बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनको बोलेंगे भाई PF जो आप 1000 रुपए या 10% काट रहे थे वो 15% कर दो, अब आप PF 15% कट करोगे, बराबर है। और सेकंड इस तरीके से मतलब सिंपल सा बोलना चाहते हैं कि वो पैसा आप ज्यादा होल्ड रखो, पैसा ज्यादा पब्लिक के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये इनडायरेक्टली इनका लॉजिक चलता है कि PF का पैसा जो आप 10% था वो 12% कर दो, 15% कर दो, कट करो, एम्प्लॉइज के हाथ में उतना नहीं जाना चाहिए। सेकंड जैसे करंट अकाउंट का बहुत सारे बैंक में 10,000 है, बहुत सारे बैंक में 5 है, बहुत सारे 20 है। तो जैसे मान के चलो जहां पर 2000 5000 है बोलेंगे उसको 10,000 कर दो, मतलब मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए। तो ये कंपलसरी सेविंग लेके आते उस टाइम पे, किस टाइम पे सर, जब हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहता है तब। नेक्स्ट सर हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर नीचे एरो दिख रहा है, मतलब होता है डिक्रीज करने की सोच रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर आप बढ़ाते हो तो कॉमन सी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो भाई उनको पैसे देने पड़ेंगे, वेजेस से उनका सोर्स ऑफ मींस इनकम क्रिएट होगा, इनकम क्रिएट होगा तो मतलब मनी सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपने पढ़ा था इसमें किसमें, कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन में पढ़ा था भाई, लोगों को जब पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट दिखता है तो इसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मतलब उनको वेजेस मिलेगा, वेजेस मिलने का मतलब होता है मनी सप्लाई में आपको क्या इंक्रीमेंट दिखाई देता है। बट यहां पे ऑब्जेक्टिव है उसको डिक्रीज करने का, तो डिक्रीज कैसे करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दूंगा, कम कर दूंगा तो लोगों को काम कम मिलेगा, काम कम मिलेगा तो मतलब हमारा पैसा मींस पैसे उनको कम देने पड़ेंगे, कम ही देने पड़ेंगे तो मतलब जो पहले के टाइम पे मनी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता था तो ज्यादा मींस फ्लो ऑफ इनकम होती थी, आपको उसमें क्या दिखाई देगी, काफी कमी दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारा सर पब्लिक बोरिंग होता है भाई।
पब्लिक से बोरो किया जाएगा। जैसे ये एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट ही आप समझ सकते हो। तो इसमें भी क्या करेंगे, पब्लिक से बोरो कर लेंगे। बोरो कर लेंगे मतलब होता है भाई पब्लिक से पैसा जमा कर लेंगे। अब उसमें कुछ शेयर्स डिवेंचर, मतलब इस तरीके से मान के चलो कोई सिक्योरिटीज के नाम पे बोरो करेंगे, उधार लेंगे, भाई उधार दीजिए हमें, उधार दीजिए हमें, उधार दीजिए, कुछ परसेंटेज लीजिए आप, भाई इंटरेस्ट लीजिए, कुछ तो परसेंट आप ले लो, एंड उसके बदले में क्या करो, पैसे उधार करो। पैसे लोगों से जब कलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होता है फिर वही मनी सप्लाई। मतलब आपको ये लॉजिक समझ रहे भाई, ये जो पॉइंट्स दिए गए इनका रिलेशन कहां जाके रुक जाएगा, मनी सप्लाई की तरफ जाके रुकेगा। मतलब ये सीधा सीधा मनी सप्लाई को कम करने के ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। ये पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि मनी सप्लाई हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। और अगर मनी सप्लाई हो भी रहा है तो कॉस्ट इतनी बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इतनी कर दो कि भाई लोग जो 100 लोग आ रहे थे वो हो जाए 10 to 20% ही ले। तो मतलब क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हमने इंक्रीमेंट किया है। तो ये इतने क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। जिसका एग्जाम है मैं बोलता हूं आप लोग वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, जस्ट नोट्स जो प्रोवाइड करा है जरा एक बार रीड डाउन कर लेना बस, और कुछ नहीं करना और कुछ देखना ही नहीं है, बस पढ़ के समझ के जाके एग्जाम में आपको लिख देना है। और एग्जाम में बैठने से पहले एक बार अपना उनका प्रैक्टिस कर लोगे कि मतलब कितना टॉपिक्स लिख पा रहे हो, कितना मीन्स सर ने जो बताया वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया था देखो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डिफाइन एक पेज में होगा, सेकंड पेज में आपका इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, थर्ड में आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन दिया आपने तो मैंने क्या बताया था, आराम से मतलब एकदम एक एक दो सेंटेंस का मैंने बोला एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने तो एक्सप्लेन यहां तक किया था, यहां तक किया तो भी 4 पेज कंप्लीट हो गया। तो 4 पेज, अभी आप ये भी एक्सप्लेन करोगे तो और 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा मींस 10 में से 8-9 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा आपको अगर प्रॉपर इस तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का जो हमारा सीरीज चालू है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, एंड जो भी हमारा उसमें रेशियो एनालिसिस चालू है तो उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, एंड इकोनॉमिक्स में जितने और लेक्चर्स पॉसिबल हो पाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को में अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो, एंड जो बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है या फिर जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं कांटेक्ट नंबर पे शेयर कर देना हमारे, ताकि हमें भी आइडिया चले कि कितना मींस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए थे कितना उसमें से क्वेश्चंस बने हैं, तो आइडिया एक चले मुझे भी, ताकि आने वाले जो भी बच्चों का एग्जाम होना बाकी है उनको भी कुछ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।